फ्रेंड्स, इस वीडियो में सीखेंगे ITR 1 ऑनलाइन कैसे फाइल करेंगे असेसमेंट ईयर 2021 के लिए। असेसमेंट ईयर 2021 यानी फाइनेंशियल ईयर 19-20। इस वीडियो में जानेंगे कैसे हम ITR 1 फाइल कर सकते हैं असेसमेंट ईयर 2021 के लिए अगर हम जॉब करते हैं और हमारे एम्प्लॉयर ने फॉर्म 16 दिया है। तब मैं पूरा ITR 1 आपको लाइव फिल करके दिखाऊंगा ताकि आपके मन में जितने भी डाउट्स हैं ITR 1 ऑनलाइन फाइल करने के लिए वो सारे के सारे क्लियर हो जाएं और आप बड़ी आसानी से अपने लिए या अपने दोस्तों के लिए या अपने जान पहचान में किसी के लिए भी ITR 1 बड़ी आसानी से ऑनलाइन फाइल कर पाएंगे। ITR 1 ऑनलाइन फाइल करने के लिए आपको इनकम टैक्स इंडिया e-filing.gov.in वेबसाइट पे लॉगिन करना होता है। अगर आप पहली बार अपना इनकम टैक्स रिटर्न ऑनलाइन फाइल कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले अपने आप को इस वेबसाइट पे रजिस्टर भी करना पड़ेगा। रजिस्टर करने के ऊपर में मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा। आप वहां से वो वीडियो देख के जान सकते हैं कि किस तरह आप बड़ी आसानी से इस वेबसाइट पे अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। और आपने अगर पहले अपना रिटर्न फाइल किया हुआ है या फिर अपना रजिस्ट्रेशन किया हुआ है तो सिंपली आपको यहाँ पे लॉगिन करना होता है। लॉगिन करने के लिए हम लॉगिन हेयर पे यहाँ पे क्लिक करेंगे और यूजर आईडी और पासवर्ड डाल के कैप्चा कोड डाल के हम लॉगिन कर लेंगे अपने एडमिन एरिया में। तो यूजर आईडी इनकम टैक्स की वेबसाइट पे आपका पैन नंबर होता है, पासवर्ड डाल दीजिए, पासवर्ड डाल के कैप्चा कोड डाल के आप लॉगिन कर लीजिए। इन केस आप इनकम टैक्स की वेबसाइट का पासवर्ड भूल गए हैं तो आपको पासवर्ड रीसेट करना पड़ेगा। पासवर्ड रीसेट के ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, वो वीडियो आप देख सकते हो और बड़ी आसानी से आप अपना इनकम टैक्स का पासवर्ड भी रीसेट कर सकते हो। ऑनलाइन ITR 1 फाइल करने के लिए असेसमेंट ईयर 2021 के लिए आपको फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न पे क्लिक करके आगे बढ़ना होगा। पर यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा, इस लिंक को क्लिक करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे हमारे को अपना ITR 1 फाइल करने के लिए। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप वो डॉक्यूमेंट्स या तो अपने सिस्टम पे ओपन कर लीजिए या आपके पास में हार्ड कॉपीज है तो आप हार्ड कॉपीज ले आके रख लीजिए। सबसे ज्यादा जरूरी है आपका फॉर्म 16। अगर आपको आपकी कंपनी ने फॉर्म 16 दे दिया है तभी आप आगे बढ़ के यहाँ पे अपनी रिटर्न फाइल करिए, ITR 1 फाइल करिए। अगर आपको अभी फॉर्म 16 मिलने में समय है तो इंतजार करिए फॉर्म 16 का, क्योंकि हड़बड़ी में रिटर्न अगर आप भर देंगे तो हो सकता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस दे दे। और एक बार इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस आ जाता है तो सच मानिए कई रातों की नींद उड़ जाती है हमारी। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, अपने एम्प्लॉयर से रिक्वेस्ट करके जल्दी से जल्दी अपना फॉर्म 16 ले लीजिए और जैसे ही फॉर्म 16 मिले यहाँ पे आके आप अपना ऑनलाइन इनकम टैक्स रिटर्न या ITR 1 भर के फाइल कर दीजिए। डैशबोर्ड में आने के बाद में मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपना 26AS एक बार जरूर चेक कर लें। 26AS में बहुत सारी नई चीजें आजकल इंक्लूड हो गई हैं। कौन कौन लोगों ने आपका TDS काटा है ये 26AS से आपको पता चल जाएगा और इसको एक बार क्रॉस चेक करना इसलिए भी जरूरी है, कई बार गलती से किसी और का TDS आपके अकाउंट में रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो इसीलिए ये चेक करना जरूरी है कि जो भी 26AS में शो हो रहा है वो आप ही से रिलेटेड है। तो 26AS चेक करने के लिए माई अकाउंट में आके व्यू फॉर्म 26AS पे क्लिक करना होगा। कंफर्म कर दीजिए, आई अग्री पे क्लिक करके प्रोसीड पे क्लिक कर दीजिए। फिर व्यू टैक्स क्रेडिट फॉर्म 26AS पे क्लिक करिए। असेसमेंट ईयर 2021 की आप ITR 1 फाइल कर रहे हैं तो असेसमेंट ईयर 2021 आप सेलेक्ट कर लीजिए और व्यू एज HTML सेलेक्ट करके व्यू डाउनलोड पे क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप क्लिक करोगे यहाँ पे आपकी डिटेल्स रिफ्लेक्ट हो जाएंगी और अकॉर्डिंगली इन डिटेल्स को मद्देनजर रखते हुए आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न या ITR 1 फाइल करिए। फॉर्म 26AS चेक करने के बाद में आप फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न पे क्लिक कर लीजिए। यहाँ पे आप देखेंगे पैन आपका ऑटोफिल होके आएगा। असेसमेंट ईयर आपको सेलेक्ट करना है, 2021 असेसमेंट ईयर सेलेक्ट कर लीजिए। ITR फॉर्म नंबर सेलेक्ट कर लीजिए। ITR 1 आप भर रहे हैं तो हमने ITR 1 सेलेक्ट कर लिया है। फ्रेंड्स, ITR 1 उन लोगों को सेलेक्ट करना है जिनकी सैलरी से इनकम हो, वो किसी तरह का बिजनेस ना करते हो, उनका बिजनेस से कोई इनकम ना हो और सैलरी से भी उनकी इनकम सालाना 50 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। हाउस प्रॉपर्टी एक से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और अगर आप किसी कंपनी में डायरेक्टर हैं या अनलिस्टेड शेयर्स है तो भी आप ITR 1 फिल नहीं कर पाएंगे। फाइलिंग टाइप ओरिजिनल सेलेक्ट कर लेंगे और सबमिशन मोड प्रिपेयर एंड सबमिट ऑनलाइन सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे दो ऑप्शन आ रहे हैं, प्रिपेयर एंड सबमिट ऑनलाइन और अपलोड XML का। तो जो लोग एक्सेल यूटिलिटी या जावा यूटिलिटी यूज करते हैं वो लोग अपलोड XML
के ऑप्शन को क्लिक करेंगे। पर यहाँ पे हम सीख रहे हैं किस तरह से हम अपना ITR 1 असेसमेंट ईयर 2021 के लिए ऑनलाइन प्रिपेयर करके सबमिट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे प्रिपेयर एंड सबमिट ऑनलाइन सेलेक्ट कर लिया है और नीचे आपका बैंक अकाउंट का डिटेल्स आ रहा होगा। अगर पहले से आपने रिटर्न फाइल कर रखी है तो आप इसको टिक करके कंटिन्यू कर दीजिए। फॉर्म जो है आपके सामने में खुल जाएगा। अलग अलग टैब्स है यहाँ पे, जैसे इंस्ट्रक्शंस का टैब है, पार्ट ए जनरल इन्फॉर्मेशन है, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम एंड टैक्स है, टैक्स डिटेल्स है, टैक्सेस पेड एंड वेरिफिकेशन है, शेड्यूल DI है, शेड्यूल 80D है, शेड्यूल 80G है और शेड्यूल 80GGA है। तो हम हर टैब को डिटेल में समझेंगे और मैं आपके लिए काफी आसान बना दूंगा किस तरह से आपको फिल करना है। तो यहाँ पे हम अपना फॉर्म 16 भी खोल लेंगे। तो पार्ट ए में ज्यादातर आपकी सारी डिटेल्स प्रीफिल होके आएंगी। आपका पैन नंबर, नाम, एड्रेस, फोन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, सब कुछ आएगा यहाँ पे। तो आप एक बार उसको क्रॉस चेक कर लीजिए। अगर आपको कुछ एडिट करना है तो एडिट भी कर सकते हैं। और उसके बाद आपसे पूछेगा नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट सेलेक्ट कर लीजिए, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो स्टेट गवर्नमेंट सेलेक्ट कर लीजिए, किसी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में काम करते हैं तो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग सेलेक्ट कर लीजिए, पेंशनर है तो पेंशनर वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लीजिए और अगर प्राइवेट जॉब करते हैं तो अदर्स वाला ऑप्शन आपके लिए होगा। तो आपको अदर्स वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। हमारे केस में यहाँ पे हम अदर्स सेलेक्ट करेंगे क्योंकि हम प्राइवेट जॉब में हैं, तो हमने यहाँ पे अदर्स सेलेक्ट कर लिया है। और यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आप ये रिटर्न कौन से सेक्शन में फाइल कर रहे हैं। तो 139(1) का ऑप्शन रहेगा। ड्यू डेट के पहले अगर हम फाइल करते हैं तो 139(1) का ऑप्शन लेते हैं। ड्यू डेट निकलने के बाद में फाइल करते हैं तो बिलेटेड रिटर्न कहलाती है, 139(4) में करते हैं। और रिटर्न भरने के बाद में अगर आपको लगता है आपने कुछ गलती कर दी, आपको अपनी रिटर्न को रिवाइज करना है, तो वह सेक्शन 139(5) में हम अपनी रिटर्न को ITR को रिवाइज भी करते हैं। तो क्योंकि हम अपनी ओरिजिनल रिटर्न ड्यू डेट के पहले भर रहे हैं तो हम सेक्शन 139(1) सेलेक्ट कर लेंगे। और यहाँ पे फ्रेंड्स आप देखोगे 3-4 क्वेश्चंस हैं जो फर्स्ट टाइम इंक्लूड हुए हैं इस बार ये ITR फाइल करते वक्त, जिसमें ये पूछा जा रहा है कि क्या आपने अपने करंट अकाउंट में 1 करोड़ से ज्यादा जमा कराया है, क्या आपने फॉरेन ट्रेवल पे 2 लाख से ज्यादा खर्च किया है पिछले साल में, या आपने बिजली का बिल भरा है 1 लाख से ज्यादा पिछले साल में। तो अगर इन तीनों क्वेश्चन में से किसी भी क्वेश्चन का आंसर यस है तो आपको यहाँ पे यस सेलेक्ट करना होगा। और अगर इन तीनों ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है तो आपको नो करना होगा। फिर अगले टैब में आएंगे फ्रेंड्स, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम एंड टैक्स। यहाँ से मेन काम चालू होता है। यहाँ पर आपको अब अपने इनकम की डिटेल्स डालनी होगी, जिसके ऊपर में आपका कितना टैक्स बनता है यहाँ पे ऑटो कैलकुलेट होके आपको बता दिया जाएगा। तो फॉर्म 16 हम चेक करते हैं। फॉर्म 16 फ्रेंड्स इस तरह का दिखता है। फॉर्म 16 दो पार्ट में मिलता है, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में आपका TDS कौन कौन से क्वार्टर में कितना कितना कटा है इसकी एक समरी आती है, कितना सैलरी मिला है क्वार्टर वाइज इसकी समरी आती है, टोटल कितना सैलरी मिला है आपको इसकी समरी आती है। और पार्ट बी में डिटेल्स में फिगर होते हैं और हम अपना ITR भरने के लिए पार्ट बी की मदद लेंगे। तो पार्ट बी में हम आते हैं और पार्ट बी में देखेंगे फ्रेंड्स, सैलरी एज पर प्रोविजंस कंटेन्ड इन सेक्शन 17(1) 13,23,782 रुपए की सैलरी मिली है। यहाँ पे सैलरी एज पर सेक्शन 17(1), तो यहाँ पे कई बार ऑटो फिल होके आ जाता है और कई बार आपको मैनुअली भी डालना पड़ता है। और अगर ऑटो फिल होके आ रहा है तो भी आप उसको एडिट कर सकते हैं या चेंज कर सकते हैं। हम सैलरी एज पर 17(1) का फिगर वहां पे डाल देंगे 13,23,782। तो ये हमने फिगर डाल दिया। ये फिगर डालने के बाद में फिर आपसे पूछा जा रहा है वैल्यू ऑफ परक्यूजाइट्स एज पर सेक्शन 17(2). तो अगर आपको परक्यूजाइट मिला है तो यहाँ पे परक्यूजाइट्स का फिगर डालना होगा। तो उसके लिए हम अपना फॉर्म 16 चेक करेंगे। 17(2) में 0 है और 17(3) में भी 0 है, तो यहाँ पे हम 0 रहने देंगे। फिर आपसे पूछा जा रहा है अलाउंसेस एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10। फिर हम अपना फॉर्म 16 देखते हैं कि हमारे फॉर्म 16 में सेक्शन 10 में हमारे को कितना डिडक्शन दिया गया है। तो हमारे को सेक्शन 10 में 11,250 रुपए का डिडक्शन मिला है। सेक्शन 10 के सारे सबसेक्शंस आ रहे हैं जिसके अंडर में आपको डिडक्शन मिलता है, LTA का या ग्रेचुटी मिला हो, आपको पेंशन मिला हो, अर्नड लीव एनकैशमेंट मिला हो। तो जिस भी हेड में आप सेक्शन 10 का डिडक्शन क्लेम कर रहे हैं वो वाला सेक्शन और सबसेक्शन आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। तो हमने यहाँ पे सेक्शन 10(14)(1) सेलेक्ट कर लिया है और 11,250 रुपए यहाँ पे हम डाल देते हैं। सेक्शन 10 का डिडक्शन डालने के बाद में दोस्तों जो हमारी नेट सैलरी बच जाती है वो बच जाती है 13,12,532 रुपए। इसमें आपको डिडक्शन
डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 यानी स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 रुपए का मिलेगा ही मिलेगा। तो 50,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन यहाँ पे आपको मिल गया है और फिर आपकी इनकम चार्जेबल अंडर दी हेड सैलरी हो गई है 12,62,532 रुपए। फिर यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है क्या आपके पास में कोई हाउस प्रॉपर्टी है, इनकम अंडर दी हेड हाउस प्रॉपर्टी यहाँ पे आपको बताना है। कई लोगों ने हाउसिंग लोन लिया हुआ रहता है, तो हाउसिंग लोन पे जो इंटरेस्ट आप देते हैं 2 लाख रुपए तक, वो आपको यहाँ पे डिडक्शन मिल जाता है अंडर सेक्शन 24। तो अगर आप अपने घर में रहते हैं जिसका आपने हाउसिंग लोन लिया हुआ है, तो जो भी इंटरेस्ट आपने पूरे साल में दिया है उसका आप डिडक्शन यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं इंटरेस्ट पेएबल ऑन बोरोड कैपिटल के टैब में। हमारे केस में फॉर्म 16 में हाउसिंग लोन के ऊपर में कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिया गया है, इसीलिए हम यहाँ पे नहीं भरेंगे। तीसरा हेड ऑफ इनकम पूछा जा रहा है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो यहाँ पे आप अपने सेविंग्स बैंक का इंटरेस्ट या फिर एफडी से अगर आपको कोई इंटरेस्ट मिला हो तो वो सारी डिटेल्स यहाँ पे डाल सकते हैं। जनरली ये डिटेल्स फॉर्म 16 में नहीं मिलेंगी आपको, उसके लिए आपको अपना बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट और पासबुक से टोटल करना पड़ेगा कि आपको सेविंग्स अकाउंट पे कितना इंटरेस्ट मिला है, प्लस 26 AS से आपको ये पता चल जाएगा कि आपको टोटल इंटरेस्ट एफडी पे कितना मिला है। तो ये डिटेल्स अगर हो तो वो आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। इनकम फ्रॉम सैलरी की डिटेल डालने के बाद में अब हम यहाँ पे अपने डिडक्शंस की डिटेल डालेंगे जो कि अंडर सेक्शन 80 हमारे को मिलता है। सेक्शन 80C में अगर आपने कोई इंश्योरेंस प्रीमियम भरा हो, आपने कोई NSC लिया हो, कोई टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड FD लिया हो, या आपने अपने बच्चों के लिए स्कूल फीस दिया हो, तो ये डिडक्शंस आप अंडर सेक्शन 80C क्लेम कर सकते हो और मैक्सिमम लिमिट जो है वो 1.5 लाख रुपए की है। इसके अलावा सेक्शन 80 में अगर आपने NPS में कंट्रीब्यूट किया हो या एजुकेशन लोन का इंटरेस्ट दिया हो या आपने कोई डोनेशन दिया हो या आपने मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम भरा हो, तो ये सारे डिडक्शंस यहाँ पे अंडर सेक्शन 80C हमें दिखाना होता है। इसके लिए हम अपना फॉर्म 16 चेक करेंगे। फॉर्म 16 में फ्रेंड्स यहाँ पे आप देखोगे 80C में हमारे को 1.5 लाख रुपए का डिडक्शन फॉर्म 16 दिखा रहा है, तो ये 1.5 लाख रुपए हम यहाँ पे सेक्शन 80C में यहाँ पे भर देंगे। इसके अलावा अगर आपने NPS में कंट्रीब्यूट किया है तो 80CCC वाले जितने भी सेक्शन है ये NPS से रिलेटेड है या पेंशन फंड से रिलेटेड है, तो उनकी डिटेल्स यहाँ पे आएंगी। हमारे केस में नहीं है तो हमने यहाँ पे 0 लिखा हुआ है। फिर अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम भरा है अपने लिए या अपने पेरेंट्स के लिए तो सेक्शन 80D में डिडक्शन मिलेगा आपको। सेक्शन 80D का टैब फ्रेंड्स अलग से दिया हुआ है, हमें यहाँ पे आके भरना होगा। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि क्या आप सीनियर सिटीजन हैं, हाँ तो यस कर दीजिए, नहीं तो नो कर दीजिए। तो हमने यहाँ पे नो कर दिया है। और आपसे पूछा जा रहा है कि आपने कितना प्रीमियम भरा है, तो फॉर्म 16 में 80D में हम चेक कर लेंगे कितना शो हो रहा है। फॉर्म 16 में 80D में आप देखेंगे फ्रेंड्स 25,000 रुपए का प्रीमियम हमने भरा है, तो 25,000 रुपए हम यहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस वाले टैब में आके डाल देंगे और वापस हम कंप्यूटेशन ऑफ इनकम टैक्स वाले टैब में आ जाएंगे। जैसे ही आपने उधर में 25,000 प्रीमियम शो किया है, देखिए आप यहाँ पे अपने आप आ गया है 25,000 रुपए। यहाँ पे आप 80D की डिटेल्स नहीं भर सकते हैं, आपको 80D के टैब में जाके भरना होगा और फिर वहां से ये पॉपुलेट होके यहाँ पे आ जाएगा। तो टोटल डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 आपका 1,75,000 हो गया और नेट टैक्सेबल इनकम 10,87,530 रुपए हो गए। इसके ऊपर में यहाँ पे फॉर्म अपने आप टैक्स कैलकुलेट कर लेगा और आपको कितना टोटल टैक्स देना है यहाँ पे बता देगा। इसके बाद फ्रेंड्स हम टैक्स डिटेल्स वाले पेज में जाएंगे और आप देखेंगे TDS 1 शेड्यूल जो है वो है। अगर आपके एम्प्लॉयर ने आपका TDS काटा है तो उसकी डिटेल आपको यहाँ पे डालनी रहेगी। अक्सर ये फील्ड ऑटो पॉपुलेट होके ही आएगा, तो जो भी TDS आपका कटा हुआ होगा वो यहाँ पे शो हो रहा होगा। आप उसको जस्ट क्रॉस चेक कर लीजिए कि डिटेल्स जो आ रही हैं वो सही है कि नहीं है। तो आप देखेंगे कि इनकम चार्जेबल अंडर द हेड सैलरी हमारा 13,23,782 आ रहा है और टोटल टैक्स जो हमारा कंपनी ने काटा है वो 1,44,309 काटा है। तो ये सारी डिटेल्स करेक्ट हैं। उसके बाद फ्रेंड्स मैं 3 शेड्यूल जो बाहर में ऊपर में अलग से दिए हैं उनके बारे में आपको बता देता हूँ। शेड्यूल DI केवल इसी साल यहाँ पे इनकॉर्पोरेट हुआ है और आने वाले सालों में ये हट जाएगा। शेड्यूल DI सिर्फ इसलिए है, सरकार ने 3 महीने का एक्सटेंशन दिया था आपको टैक्स सेविंग्स करने के लिए। तो अगर आपने अप्रैल में जून में कोई टैक्स सेविंग की है पिछले साल से रिलेटेड तो उसकी डिटेल्स आपको यहाँ पे डालनी होगी। सेक्शन 80G के टैब में अगर आपने डोनेशन दिया है किसी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को, सोसाइटी को, ट्रस्ट को, तो वो डिटेल्स आपको यहाँ पे डालनी होगी। कई चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन में जो डोनेशन हम देते हैं वो या तो 50% एग्जाम्पशन वाले होते हैं या फिर 100% एग्जाम्पशन वाले होते हैं, वो डिपेंड करता है ट्रस्ट कौन सा है। जनरली डोनेशन स्लिप पे लिखा हुआ रहेगा कि आपको जो डिडक्शन मिलेगा वो
50% तक लिमिटेड है या पूरा 100% मिलेगा। उसके बाद शेड्यूल 80GG फ्रेंड्स, अगर आपने किसी इंस्टीट्यूशन को साइंटिफिक रिसर्च और रूरल डेवलपमेंट के लिए डोनेशन दिया है तो उसका डिडक्शन आप यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं। तो हमारे केस में इन शेड्यूल्स में कुछ भी नहीं डालना है, इसीलिए हम इनको एज इट इज इग्नोर कर देते हैं और टैक्सेस पेड एंड वेरिफिकेशन वाले पेज में आ जाते हैं। तो आप देखेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे टीडीएस आपका दिखा रहा है 144,309, जितना आपका टैक्स कंप्यूटेशन शीट ने बताया है उतना ही आपका टीडीएस कटा हुआ है। तो यानी कि आपको कोई भी एडिशनल पेमेंट टैक्स के रूप में करने की जरूरत नहीं है। और यहाँ वेरिफिकेशन में आपका नाम आ रहा है, आपके फादर का नाम आएगा और आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा कि आप खुद ये रिटर्न भर रहे हो या किसी रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू भरा रहे हो। तो 99.9% केसेस में ये सेल्फ ही आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होता है। आपका पैन नंबर ऑटोफिल हो रहा होगा, प्लेस में आप टाइप कर लीजिए, जिस भी जगह से आप अपनी रिटर्न भर रहे हो ऑनलाइन उस जगह का नाम, उस शहर का नाम यहाँ पे भर लीजिए। डेट जिस दिन आप भरोगे उस दिन का डेट ऑटोफिल होके आएगा। और यहाँ नीचे में आपसे पूछ रहा है कि क्या आप अपनी रिटर्न को ई वेरीफाई करना चाहते हैं या फिर आप फाइल करने के बाद में 120 दिन के अंदर ई वेरीफाई करोगे, या फिर आप ई वेरीफाई नहीं करोगे, आप प्रिंट लेके साइन करके सीपीसी बेंगलुरु भेजोगे। तो इनमें से जो भी एक ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है आप कर सकते हो। हम यहाँ सेलेक्ट कर लेते हैं कि हम सीपीसी बेंगलुरु भेजेंगे साइन करके अपना एक्नॉलेजमेंट, और हम सेव ड्राफ्ट कर लेंगे ताकि हमने जो भी इस फॉर्म में डिटेल्स भरी हैं वो हमारी सेव हो जाए। किसी कारण से हम अभी अपनी रिटर्न फाइल ना कर सकें तो बाद में जब भी हम लॉगिन करके आएंगे तो हमारे को हमारा डाटा भरा हुआ यहाँ पे मिलेगा। उसके बाद फ्रेंड्स आपको प्रीव्यू एंड सबमिट पे क्लिक करना है। प्रीव्यू एंड सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपका फॉर्म जो आपने भरा है वो पूरा खुल जाएगा। आप एक बार उसको गो थ्रू कर लीजिए कि सारी डिटेल्स आपने सही भरी हैं और आपको लगता है कि आपने सब कुछ सही भरा है तो आप सबमिट बटन पे क्लिक कर दीजिए। तो दोस्तों इस तरह आप बड़ी आसानी से, अगर आप जॉब करते हैं तो अपना फॉर्म 16 को सामने में रख के आप ITR 1 2020-21 के लिए ऑनलाइन फिल कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा, क्योंकि मैं लेके आता हूँ वीडियोस टैक्स के ऊपर में, इन्वेस्टमेंट के ऊपर में और फाइनेंस के ऊपर में, जिसमें होता है फायदा हम सभी लोग।